हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक रहने वाला है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसमें आपको पता चलता है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, कैसे उनका डिवीजन होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। हमें सारे एलिमेंट्स का यहाँ पर नॉलेज मिलता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स पढ़ते हैं, उनको कैसे अरेंज किया गया है, पीरियड्स के बारे में जानते हैं, उनके ग्रुप्स के बारे में जानते हैं, कैसे उनका प्रॉपर्टीज जो है, साइज है, उनकी जो और भी प्रॉपर्टीज हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे वेरी करती हैं। तो इसमें हम आप पूरी पीरियोडिक टेबल को सिस्टमेटिकली स्टडी करते हो। इसीलिए ये आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी बेसिक होती है और ये आपकी इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में कि पीरियोडिक टेबल बाय द टाइम कैसे डेवलप हुई आपकी। लेकिन हमें हिस्ट्री से भी कई बार क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो क्या था, सबसे पहले हिस्ट्री में आपका था डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल की आपकी बाय द टाइम पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे आपके डेवलपमेंट हुए। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपके पास आया डॉबर्नियर राइट्स। तो डॉबर्नियर राइट्स क्या था कि एक साइंटिस्ट था, उसका लकी नंबर था 3। तो उसके लकी नंबर 3 होने का क्या रीजन था कि उसने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए उसने 3-3 के वहां पर सेट बना लिए। जैसे उसने क्या किया कि यहाँ पर उसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स ए बी सी, उसने कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए कोई 3 एलिमेंट्स थे, उसने ऐसे ग्रुप्स बना लिए एलिमेंट्स के कि 3-3 के ग्रुप्स में उसने डिवाइड कर दिया। उसने क्या कहा कि यहाँ पर जो 3 एलिमेंट्स उसने डिवाइड किए उनको एक ऑर्डर में अरेंज किया। उसने कहा कि ये जो मिडिल वाला जो एलिमेंट रहा है, यहाँ पर जो बी एलिमेंट जो मिडिल एलिमेंट रहा है, उसका जो एटॉमिक मास रहा होगा वो क्या रहा होगा, बगल वाले जो 2 एलिमेंट्स हैं उनके एवरेज के इक्वल रहा होगा। यानी कि अगर मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर था x, इसका एटॉमिक मास था y और इसका एटॉमिक मास था z, तो इसका जो y की वैल्यू रही होगी वो क्या रही होगी, x प्लस z के एवरेज के इक्वल रही होगी। तो ये डॉबर्नियर ने उस टाइम पर ये उसने डिस्कवरी करी थी। तो उसने क्या किया था, इसी तरीके से उसने एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि यहाँ पे उसने 3 सेट बनाए थे। ये आपने उसने एक सेट बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जब आप यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका पोटेशियम का 39, तो 7 प्लस 39 का जब आप एवरेज लेंगे तब आपको ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 23 के इक्वल ही निकल कर आया था। इसी तरीके से उसने एक और सेट बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो यहाँ पर जब आपने 35 प्लस 0.5 प्लस 127 का एवरेज लिया तो ये भी आपका कुछ अप्रोक्सीमेटली 80 के इक्वल ही निकल कर आया। तो उसने इस तरीके से सेट्स बना लिए थे और इसी बेसिस पर उसने बताया था कि इस तरीके से आपके 3 के सेट्स बनेंगे जहां पर आपके पास मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होगा वो बगल वाले 2 एलिमेंट्स के एवरेज के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो ये डॉबर्नियर ने हमें उस टाइम पर डिस्कवरी दी थी। बट इसका ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक रहा तभी तो हमने फिर आगे और डिस्कवरियां करी। इसका ड्रॉबैक क्या था कि इसने सिर्फ 2-3 ही ट्राइड्स बना पाए थे, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ ट्राइड्स बना पाए। तो हमारे पास तो कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इसका ड्रॉबैक यही था दैट ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ ट्राइड्स वर फॉर्म। तो हमारा क्या ड्रॉबैक था, ओनली लिमिटेड ट्राइड्स वर फॉर्म। तो ये था डॉबर्नियर ट्राइड्स। और इसके आगे डिस्कवरी हुई क्या थी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो सेकंड हमारे पास क्या डिस्कवरी हुई थी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसने क्या कहा था कि जैसे हमारे पास म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, सा रे गा मा पा, हमारे पास 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं। तो उसने क्या कहा कि जैसे आपका जो 7 म्यूजिकल नोट्स के बाद जब 8th आप बोलते हो तो वो क्या होता है, फर्स्ट से रिपीट करता है। तो इसने भी यही कहा कि जब आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखोगे तब क्या होगा, जो हर 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट से रिजेंबल करेगी। तो जब हमने अरेंज किया एलिमेंट्स को इस तरीके से उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये हमारे पास होता है पीरियोडिक टेबल में। कैसे आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब हमने इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा
तो हमारे पास क्या हुआ, ये फर्स्ट एलिमेंट है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और फिर जब अगला एट्थ एलिमेंट आया तो एट्थ एलिमेंट उस टाइम पे जो भी डिस्कवर हुए थे तो उसमें क्या था कि एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है इससे रिजेंबल कर रही थी, जो कि हमें पता है आज की टेबल में हमें पता है ना कि लिथियम और सोडियम क्या है, एक ही ग्रुप में आते हैं और इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो न्यूलैंड ने यही लॉ दिया था कि उसने ऑक्टेव्स क्यों कहा गया, ऑक्टेव्स का मतलब 8, तो हर एट्थ एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल करेगी। दिस वाज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इस टाइम पर इसने हमारे पास काफी एलिमेंट्स का हमें कुछ सीक्वेंस मिल गया था, बट इसकी भी यही ड्रॉबैक था कि इसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही वो अरेंज कर पाया था। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हमें एक और अच्छा सिस्टमैटिक रूल चाहिए था जो हमें सारे एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी में हेल्प कर पाए। इसका भी ड्रॉबैक था दैट ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर अरेंज्ड एज एन ऑक्टेव्स। तो इसके बाद क्या था, इसके बाद हमारे पास सबसे एक कर्व आया, हमारे पास क्या था कि लोदर मेयर कर्व आया। तो ये एक कर्व था, किसके बेसिस पर बनाया गया था, दिस वाज एटॉमिक, ये वाला कर्व था जी एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। इसके बेसिस पर एक कर्व ड्रॉ किया लोदर मेयर ने। अब ये आपको कुछ अटपटा सा कर्व देखने के लिए मिल रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको इस कर्व को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप यही लिख लीजिए कि डू नॉट लर्न दिस। आपको बस इस ग्राफ से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रखे हैं यहाँ पर, आपको बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। ये कुछ आपको ये 3 पॉइंट्स जो मैंने गिवन है यहाँ पर, आप बस ये पॉइंट्स लर्न कर लो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, ये जो ग्राफ था, जब उसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर के बीच में इसने जब ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक मास के बीच में, तब कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिला। तब इसमें आप क्या देख सकते हो, उसने इस ग्राफ से कुछ इंटरप्रिटेशन किए। अब आप जब इस ग्राफ में देखोगे आपके पास पीक पोजीशंस कुछ आ रहे हैं, तो क्या उस टाइम पे पता चला जब उसने इंटरप्रेट किया ग्राफ से, तो ये जो पीक पोजीशंस थी, ये इस पीक पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे थे आपके एल्कली मेटल्स। ये आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कौन से होते हैं आपके, ये आपके एल्कली मेटल्स होते हैं। तो क्या पता चला कि ये जो टॉप पीक पोजीशन पे आपके जितने भी एलिमेंट्स आए वो सारे के सारे आपके एल्कली मेटल्स थे और उन्होंने सेम पोजीशन आई। इसका मतलब क्या था, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सारी की सारी सेम रही होंगी, इसलिए उन्होंने पीक पर इसलिए उन्होंने ग्राफ पे सेम पोजीशन ऑक्युपाई करी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, फर्स्ट पॉइंट था पीक पर आपके एल्कली मेटल्स जो थे वो सारे के सारे एल्कली मेटल्स लाई किए और उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, इसी वजह से उन्होंने सेम पोजीशन ग्राफ में ऑक्युपाई करी। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। इसके बाद क्या इंटरप्रिटेशन हुआ, जैसे इस एक पोजीशन ये हमें समझ में आई, दूसरी आप कौन सी पोजीशन देख सकते हो कि आप यहाँ पर देखो कि एक आपके पास आ रही है असेंडिंग पोजीशन, मतलब ग्राफ में जब आप ऊपर जा रहे हो कुछ इस तरीके से आपको ये पोजीशन देखने के लिए मिल रही है। जब आप ऊपर जाते हो ग्राफ में तो आप यहाँ देख सकते हो हर जगह पे एक एक आपको एलिमेंट गिवन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब आपका ऊपर जाते टाइम यानी कि असेंडिंग पोजीशन जो थी ग्राफ में उसमें सारे के सारे आपके कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे, असेंडिंग पोजीशंस जो थी उसमें आपके सारे के सारे आ रहे थे हेलोजेंस, और उन्होंने सेम पोजीशन ऑक्युपाई करी थी। क्यों, क्योंकि उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने क्या है आज की टेबल में ग्रुप 17 में सारे हेलोजेंस को रख रखा है और एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो सेकेंड इंटरप्रिटेशन था हमारा कि असेंडिंग पोजीशंस जो है, ये जो असेंडिंग पोजीशन है उसमें आपके आए सारे के सारे हेलोजेंस और उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, सेम नहीं होती है, सिमिलर होती हैं। ठीक है। और तीसरा इंटरप्रिटेशन क्या था, तीसरी पोजीशन जैसे आप असेंडिंग देख सकते उसी तरीके से क्या है ये डिसेंडिंग पोजीशन है। ग्राफ में जब आप नीचे आ रहे हो इस तरीके से कुछ नीचे आते वक्त आपकी डिसेंडिंग पोजीशन ये कुछ कहलाई, ये इस तरीके से ये आपकी डिसेंडिंग पोजीशन थी। तो ये डिसेंडिंग पोजीशन पर आप जब देखोगे तो आपके कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, आपके ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो ये सारे के सारे डिसेंडिंग पोजीशन पर आपके कौन से एलिमेंट्स आए, आपकी डिसेंडिंग पोजीशन ऑक्युपाई करी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ने और
सिमिलरली जैसे पहले के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी इसलिए उन्होंने सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करी थी, इसी तरीके से डिसेंडिंग पोजीशंस जो थी आपकी, ये सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल ने ऑक्यूपाई करी और उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको इस ग्राफ से ध्यान में रखने हैं और इसके अलावा आपको इस ग्राफ से कुछ भी याद नहीं रखना है। तो ये 3 आपके पिछले हिस्ट्री में आपने पढ़े थे। इन सारी डिस्कवरीज के बाद क्या था, एक सबसे बड़ा डिस्कवरी उस टाइम की हुई जो कि हम सबको पता है, हम आज भी पढ़ते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल उस वक्त पे सबसे ज्यादा ही अच्छी बनी हुई थी क्योंकि इससे हमारे पास बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप सारे एलिमेंट्स को कैरेक्टराइज कर पाए थे। मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने एटॉमिक मास को बेस बनाया था फॉर अरेंजिंग द एलिमेंट्स। इसने क्या कहा था, दैट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि इसका मतलब क्या था कि जब हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट्स जो है जब रिपीट करेंगे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो इसने क्या कहा था कि इट इज वॉज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। ये हमें ध्यान में रखना है कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास को उसने बेस बनाया हुआ था फॉर अरेंजिंग द एलिमेंट्स। तो इसने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज जो हैं वो सर्टेन वैल्यू ऑफ टाइम पे एटॉमिक मास के रिपीट करती हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि जब उसने क्या किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटम्स को अरेंज किया था और हमने देखा कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। फिर उसका ये हमने सारी चीजें उसने डिवाइड कर ली। अब पुराने जितने भी हमारे पास हिस्ट्री से निकले थे उसके बेसिस पर हमने कुछ अचीवमेंट्स निकाले कि पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव की आपके पास क्या अचीवमेंट्स रहे होंगे। तो पहला अचीवमेंट सबसे बड़ा ये था कि आप जो एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ पा रहे थे, जो एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो स्टडी थी वो काफी हद तक आसान हो गई थी क्योंकि काफी जितने एलिमेंट्स थे उनको एक उसने पीरियड्स और ग्रुप्स में अरेंज करके रखा था। दूसरा क्या उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था, इसने जो एलिमेंट्स थे जितने उनके इसने जिस ग्रुप में डिवाइड किया था, जैसे पीरियड्स में डिवाइड किया था उसी तरीके से वर्टिकल ग्रुप्स में डिवाइड किया था। तो क्या था, जितने भी ग्रुप में एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज के सारे एलिमेंट्स एक ग्रुप में अरेंज किए गए थे। ये दूसरा उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और तीसरा अचीवमेंट उसका क्या था, तीसरा अचीवमेंट उसका था जब उसने पीरियोडिक टेबल बनाई तो उसने क्या किया, कुछ वैकेंट आपके ब्लॉक्स बीच बीच में गैप छोड़ दिए। जैसे उसने टेबल ड्रॉ करी तो बीच बीच में कुछ उसने ब्लॉक्स खाली छोड़ दिए और वो खाली ब्लॉक्स छोड़कर उसने कहा कि ये जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पर उस टाइम पर कुछ एलिमेंट सारे के सारे डिस्कवर नहीं हुए थे। उसने क्या कहा कि जब ये जो ब्लॉक मैंने खाली छोड़ा है इस पर जब एलिमेंट जो डिस्कवर होगा उसमें इस एटॉमिक मास का एलिमेंट आएगा और उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। और आगे चल के जब उस तरीके का एलिमेंट डिस्कवर भी हुए और उनकी प्रॉपर्टीज जैसा मेंडलीव ने बताया था उसी बेसिस पर वो उस पोजीशन पर फिट भी हुए। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेंडलीव ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और उनका ये एटॉमिक मास होगा और उन्हें इस पोजीशन पर रखा जाएगा। तो ये 3 हमारे पास बिगेस्ट अचीवमेंट थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के। तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला वही था आपका कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा गया और जो एलिमेंट्स थे उनकी स्टडी और कंपैरिजन बहुत ही इजी हो गया था क्योंकि एक ही प्लेस पर आपको सारे एलिमेंट्स को अरेंजमेंट आपका पॉसिबल हो गया था। और लास्टली वही था कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उसने ब्लॉक्स खाली छोड़ दिए थे जो लेटर डिस्कवर हुए और उसी पोजीशन पर फिट हुए। तो ये थे हमारे मेंडलीव के अचीवमेंट। इसके बाद हमें क्या है, ये है हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो ये उसकी पीरियोडिक टेबल थी, उसने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा था। उसने क्या किया था, ये उसने कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल उसने पीरियड्स बनाए थे जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7th पीरियड भी यहाँ पर आपका आता है जहाँ पूरे खाली ब्लॉक्स उसने छोड़ दिए थे। तो इस तरीके से उसने 7 पीरियड्स में उसने अपना अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल को और उसने 8 ग्रुप्स भी उसने डिवाइड किए थे जो कि आपके थे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर उसने क्या किया था, ये पूरे एलिमेंट्स को 8th पीरियड में उसने डाल रखा था कुछ इस तरीके से। ये उसने क्या किया था, यहाँ पर क्या था, एक आप यहाँ पर चेंज करो कि यहाँ पर उसने ये जो आपके
ये जो नोबल गैसेस वाली थी इसको उसने जीरो पीरियड कहा था, यानी कि जीरो ग्रुप कहा था, और यहाँ से उसने फर्स्ट ग्रुप को स्टार्ट किया था। और इस तरीके से यहाँ पर आपके ये वाले सारे एलिमेंट्स को उसने एक ही ग्रुप में रखा हुआ था। तो टोटल इस तरीके से उसके क्या हुए थे, उसने 7 ग्रुप्स में और 8 पीरियड्स में अपने डिवाइड किया था सारे के सारे एलिमेंट्स को, और कुछ उसने खाली ब्लॉक्स यहाँ पे छोड़ रखे थे जो लेटर डिस्कवर हुए और आपका पीरियोडिक टेबल में फिट उसी पोजीशन पर हुए। इतना ही, आपको इस टेबल से कुछ ज्यादा आपको लर्न नहीं करना है, ये सिर्फ आपको देख लिया है आपने। इसमें आपको सिर्फ आपकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि किस बेसिस पर मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया था और उसके क्या क्या अचीवमेंट्स थे। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमारे पास था कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी एक टाइम के बाद उसमें भी काफी ड्रॉबैक्स देखे गए, जैसे कि आपकी हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी पीरियोडिक टेबल में। दूसरा क्या हो रहा था, दूसरे आपके पास क्या था कि जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स थे, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आपके क्या होते हैं, जिनका आपका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो मेंडलीव की टेबल क्या थी, एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई की गई थी। तो इस हिसाब से आइसोटोप्स जो है उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो इनको अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी ना पीरियोडिक टेबल में, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी वजह से ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। और तीसरा क्या ड्रॉबैक था इसका, तीसरा उसने अपने जो खुद रूल दिया था ना कि मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर रहा हूँ, उसने अपना खुद का ही रूल क्या किया था, ब्रेक कर दिया था कहीं कहीं पर। उसने क्या किया था, जैसे उसने बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल को, बट ये जो ऑर्गन और क्रिप्टॉन का जब आपने केस देखा तो इनको जब उसने देखा अरेंज हमने किया, तो ऑर्गन क्या होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 39.9 जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 के इक्वल होता है आपका, और पोटेशियम क्या है, उसका एटॉमिक मास होता है 39। तो जब हमने पीरियोडिक टेबल में देखा तो ये जो है इसका 40 है, तो ये बाद में आना चाहिए था ना, और पोटेशियम को पहले आना चाहिए था। बट जब आप पीरियड में देखते हो, ये जो ऑर्गन है आपका, ये आपका जो ऑर्गन है यहाँ पर, ये इसका एटॉमिक मास 40 है और इसका 39 है। तो ये क्या हुआ, एटॉमिक मास जिसका कम है वो बाद में आ रहा है और जिसका ज्यादा है वो पहले आ रहा है। तो ये उसने अपनी ही जो प्रॉपर्टी दी थी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की, उसने अपने ही लॉ को क्या किया, उसने अपने ही लॉ को ब्रेक कर दिया। और दूसरा आप देख सकते हैं इसी तरीके से टेलुरियम और आयोडीन के केस में भी उसने सेम ही किया था, यहाँ 127 है तो उसने यहाँ पर भी सेम ही किया था, उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास फॉलो ना करके उसने क्या किया था, अपने ही लॉ को ब्रेक कर दिया था। तो ये थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के काफी ड्रॉबैक्स। तो इसके बाद क्या हुआ, मोजले एक साइंटिस्ट था, मोजले एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, ये कोई भी आपका एक सरफेस है, कोई भी आपका मेटेलिक सरफेस है, ठीक है, उसने क्या किया, इस सरफेस पर एक्सरे का बम्बार्डमेंट किया। ये आपकी एक्सरेज है, ये एक्सरेज का यहाँ पर बम्बार्डमेंट हुआ इस पर, इसके सरफेस पर। तो जो एक्सरेज है उनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो रही होगी, तो उनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी, जैसे सपोज करिए कि न्यू उनकी फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पर न्यू उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो क्या हुआ, ये जो ब्लॉक जो आपको गिवन है ये कुछ ना कुछ एलिमेंट रहा होगा, तो इस एलिमेंट का कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर भी रहा होगा। तो जब उस मोजले ने क्या किया, उसने ये जो फ्रीक्वेंसी थी आपकी, इसकी फ्रीक्वेंसी अंडर रूट न्यू, और ये जो z है, ये z है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, ये z क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर। उसने क्या किया, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर पे के बेसिस पर उसने इस एक्सपेरिमेंट में जो भी उसने रिजल्ट्स ऑब्टेन किए, उसने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। तो उसने जब ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ इस तरीके का उसको ग्राफ नजर आया, ठीक है। तो इसमें जब उसने ग्राफ नजर आया तो क्या हुआ, जब आप एक जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो क्या हुआ, उसने ये वाला जो आपका अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू, ये उसने इससे क्या किया, इससे आपने जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ये एक इक्वेशन उसकी निकल कर आई जिसमें था a और b आपके कांस्टेंट है और अंडर रूट न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है, और ये जो आपके पास z है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एटॉमिक नंबर है। तो ये इसने मोजले के एक्सपेरिमेंट से ये इक्वेशन उसने डेराइव करी। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर आप क्या देख सकते हैं, ये जो न्यू है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी एक तरीके से एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी ही होती है। तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसने क्या कहा, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के। z क्या है यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर है।
तो उसने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब उसने क्या कहना चाहा कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा आपका प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने मोजले ने कहा कि एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। मेंडलीव ने क्या किया था, उसने बोला था कि एटॉमिक मास क्या है, उसने उसको बेसिस लिया था फॉर डिफाइनिंग द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एनी एलिमेंट। और मोजले ने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक मास के कंपैरिजन में फॉर डिफाइनिंग एनी एलिमेंट्स प्रॉपर्टी। उसने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे बोला था ये सारी चीजें। तो इसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे मोजले ने यही कंक्लूड किया दैट एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू द एटॉमिक मास। तो अब हमारे पास क्या था कि मेंडलीव ने हमारे पास पूरी टेबल तो दे ही दी थी। हमें क्या हुआ कि अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास आई, हमने बस क्या किया, उसमें क्या किया कि हमने एटॉमिक मास की जगह हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। और यही आती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हमारे पास क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था, आपका एटॉमिक नंबर जो था वो माना गया मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और इस हिसाब से जो मेंडलीव ने हमारे पास जो लॉ दिया था उसमें बस इतना सा चेंज आ जाता है कि यहाँ पर हम एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर यूज करते हैं। यहाँ पर उसने क्या होता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपका क्या कहता है दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि जब आप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तब आपके पास रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो आपकी रिपीट करेंगी। तो ये था आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और यही हमारे पास आ जाती है। इसी के बेसिस पर ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और इसमें हम सारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में समझेंगे। ये है आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि आपके पास ग्रुप्स कि सारा डिफाइन हम करेंगे, सारे इसमें पीरियड्स कैसे डिफाइन करेंगे और आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पर आप कैसे सारे एलिमेंट्स की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो, कैसे प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। आगे चल के हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो सारी की सारी चीज़ें हम बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमने सारी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया और इसी तरीके से हम आगे भी सारी प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।